मैं चाहूँगा कि आप एग्जांपल इन्हीं पेंटिंग्स में से दें कि कोई भी पेंटिंग ग्रेट पेंटिंग कैसे हो जाती है, कोई पेंटिंग को उसको खास क्या बनाता है? पेंटिंग यह तो अपने आप में आर्टिस्ट के लिए हर पेंटिंग उसकी ग्रेट होती है, हम्म, लेकिन कुछ पेंटिंग ऐसी होती हैं कि जिससे उसके सेंटिमेंट्स भी जुड़ जाते हैं। हम्म, और कभी कभी ये होते है कि कुछ पेंटिंग जो एक कलाकार का एक उस मनोदशा में होता है कि कुछ बनाऊं, हम्म, तो उस मनोदशा में जो चित्रण बनता है वो निश्चय ही अपने आप में एक अद्भुत चित्रण होता है। तो उसमें कलाकार की सृजनशीलता तो आती है, उसकी संवेदना भी उसके साथ जुड़ जाती है। तो मेरे बहुत से चित्र ऐसे हैं कि जो मुझे बहुत प्रिय हैं। उनका कलर कॉम्बिनेशन हो, कला की भाषा में जो हम कहते हैं, या उनका कंपोजिशन हो, या उनका कुल मिलाकर के एक दर्शक के ऊपर पड़ने वाला प्रभाव हो, तो वो इतना अच्छा बन पड़ता है कभी कभी कि शायद दोबारा बनाए वैसा तो नहीं बन पाएगा। तो वो कलाकृतियां जो है हमारी, वो हमारी मास्टरपीस कलाकृतियों में शामिल हो जाती है। और वैसे तो हर कलाकार की हर कलाकृति जो होती है उसकी मास्टरपीस होती है। जैसे माँ बाप को हर बच्चे अपने प्यारे होते हैं, तो किसी को कह नहीं सकते कि भाई ये ज्यादा प्रिय है या कम प्रिय है। तो ऐसी कलाकार के लिए उसकी कलाकृतियां होती है, वो सभी को समान रूप से एक ही नजर से देखता है। सर जैसे टेक्निकल एस्पेक्ट्स की बात करें, रंग, रूप, टोन, शेप एंड साइज, तो सर एक आर्टिस्ट किस तरीके से इन चीज़ों का इस्तेमाल करता है? टेक्निकल चीज तो बाद में आती है, पहले तो आपकी सामग्री क्या है। तो सामग्री को हम शुरू करते हैं पेंसिल से। तो पेंसिल ये कहें कि प्राथमिक कला की जो है शुरुआत जो है पेंसिल और उसके द्वारा खींची गई रेखाओं से होती है। एक कलाकार को जो है सबसे पहले तो यह है कि उसके हाथ को, अपने हाथ को नियंत्रित करने के लिए उसको पेंसिल को कंट्रोल करना होता है। एक निश्चित दबाव पर पेंसिल कितनी गहरी चलेगी, कितनी हल्की चलेगी। अगर दबाव बराबर है तो जितनी लाइन खींचेगा वो बराबर जो है एक ही उसकी आकार की होंगी और उतनी ही गहरी होंगी। वो उसके हाथ के नियंत्रण के ऊपर है। जब इसके ऊपर उसमें महारत हासिल हो जाती है, तब वो आता है कि पेंसिल से शेड देना, किसी कलाकृति के तीनों आयामों को, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, इनको दिखाने के लिए उसको फिर वो पेंसिल से टोन, लाइट टोन, मिडिल टोन और डार्क टोन, जब ये तीन टोन पेंसिल से देने में माहिर हो जाते हैं, पेंसिल से शेड देने में माहिर हो जाते हैं, तो इसका मतलब ये कि हमने हाथ के ऊपर पूरी तरीके से अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। तब उसके बाद रंगों की बारी आती है, क्योंकि पेंसिल को जैसे पकड़ना है उसी तरीके से ब्रश को पकड़ना है। अब रंगों में की जब बात आती है तो उससे पहले रेखाओं की बात होती है। तो रेखाओं के भी कई प्रकार होते हैं। जैसे कुछ रेखाएं होती हैं जो नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं, जिनको हम बोलते हैं वर्टिकल लाइन। तो ये जितनी भी लाइन होती है, इसको देखने से जो प्रभाव आता है, ये आता है प्रोग्रेस। ये रेखाएं जितनी भी होती हैं, ये पृथ्वी से 90 डिग्री पे ही जाएंगी। इसका जो बेस है वो पृथ्वी से 90 डिग्री ही होगा। अगर ये 90 डिग्री नहीं होगा तो ये जो है वर्टिकल लाइन की श्रेणी में नहीं आएगी, गिर जाएगी वो। फिर कुछ रेखाएं देखी होंगी, जैसे शीशा टूटता है, तो शीशा टूटता है तो उसमें कैसी रेखाएं बनती है, कोण। तो जब हम कोणीय रेखाएं खींचते हैं किसी चीज में, तो उनका जो इफेक्ट होता है वो होता है दुख देने का, पीड़ा देने का, कष्ट देने का। उसके बाद जो जितनी रेखाएं ये होती हैं हॉरिजेंटल, जमीन के समानांतर जितनी रेखाएं होती है, ये हमारी आई लाइन जो है उसको रोकने का काम करती है। जब हम लेटते हैं तो किस स्थिति में आते हैं, हॉरिजेंटल, जमीन के समानांतर होके, चारपाई हो या नीचे जमीन पे सोए हो, जमीन के समानांतर हम आ जाते हैं। तो इन रेखाओं में क्या होता है, एक विश्राम होता है। तो इसीलिए हम पेंटिंग को दो भागों में बांटते हैं, बैकग्राउंड एंड फोरग्राउंड। तो ये जो रेखा है वर्टिकल, ये बैकग्राउंड और फोरग्राउंड को दोनों को अलग करती है। अगर हम ये रेखा नहीं डालेंगे तो हमारी जो आई साइड है, तो जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उसके ऊपर केंद्रित ना होकर के चारों तरफ उसके घूमती रहेंगी, क्योंकि उसको रोकने के लिए कोई रेखा नहीं है। लेकिन जब ये खींचेंगे, ये ऑब्जेक्ट आ गया, फिर ये खींचेंगे तो यहाँ से आई साइड चलेगी, यहाँ से आकर के यहाँ रुक जाएगी, फिर यहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ से आकर के यहाँ रुक जाएगी। तब हमारी जो नजर है, वो दृष्टि हमारी, जो हमारी चित्र का मुख्य आकर्षण बिंदु होता है, तब वो उस पर जाकर के रुकती है। अब जैसे हमने देखा होगा
नदी की जो लाइनें होती हैं वो क्या होती है, प्रवाहमयी होती हैं। उसकी लाइन ऐसे खींचते हैं ये नदी का प्रवाह है। तो ठीक इसी तरीके की जो प्रवाह लाइन है वो हम हमारे जो स्त्री चित्रण करते हैं उसकी बॉडी की भी यही लाइन होती है। एक लावण्य होता है उसमें, एक सुंदरता होती है, सौंदर्य बोध होता है एक। तो रेखाओं के अपने अपने अलग अलग प्रकार भी हैं और उनके उसी प्रकार से प्रभाव भी उनके अलग अलग है। अब मैं बात आता हूँ मीडिया के ऊपर। तो मीडिया में हम बहुत से मीडिया से शुरू करते हैं, जैसे पेंसिल कलर से स्टार्ट किया, फिर वैक्स कलर से स्टार्ट किया, पेस्टल कलर से स्टार्ट किया, फिर वाटर कलर से स्टार्ट किया, पोस्टर कलर से स्टार्ट किया, फिर ऑयल कलर से स्टार्ट किया, और अब नई विधाई में जो एक्रेलिक पेंट से। तो इतने मीडियम में हम रंगों को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये हो गई कलर की बात। अब रही बात चित्रण की। तो चित्रण में जो है जो टेक्निकल पॉइंट होता है वो होता है कंपोजिशन करना। कंपोजिशन का मतलब ये होता है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको हम कैनवास के ऊपर किस ढंग से रखें ताकि एक हमारा आकर्षण का बिंदु हो और उसमें एक अट्रैक्शन मेन उस जगह पे आए जहां पे हम लाना चाहते हैं। तो उसी के हिसाब से हम उसका डिजाइन करेंगे, कंपोजिशन संयोजन करेंगे और उसी के हिसाब से कलर का डिस्ट्रीब्यूशन हम करेंगे। और फिर आती है कि कलर का डिस्ट्रीब्यूशन करें तो जो डार्क कलर होते हैं उनमें वेट ज्यादा होता है, वजन ज्यादा होता है। तो पेंटिंग के आकार से हम ये तय करते हैं कि इसमें हमको पेंटिंग में कितना वजन किस कलर को देना है। तो इन सब चीजों को मिला करके तब हमारी पेंटिंग टोटल इफेक्ट आता है, वो हमारी पेंटिंग को एक पूर्णता प्रदान करता है। अब बात आई रियलिस्टिक आर्ट की और एब्स्ट्रैक्ट आर्ट की। तो यूँ तो एब्स्ट्रैक्ट आर्ट में पाब्लो पिकासो जो है एक बहुत सशक्त हस्ताक्षर माना जाता है अपने आप में। उन्होंने ज़्यादातर जो है वो एब्स्ट्रैक्ट आर्ट में, सेमी एब्स्ट्रैक्ट आर्ट में ही उन्होंने जो है वो काम किया है। उसके बाद वो धीरे धीरे हमारे भारत में भी वो चीज़ आई। अब बहुत से लोग जो है मॉडर्न आर्ट में भी, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट में भी काम कर रहे हैं। लेकिन मेरा अपना मानना ये है कि जब आदमी को कम से कम 10-15 साल का अनुभव एक रियलिस्टिक आर्ट के क्षेत्र में हो जाए, उसके बाद जो वो मॉडर्न आर्ट करेगा उसमें कहीं ना कहीं एक गहराई आदमी को दिखाई देगी। उसमें कई कलर की कमी, उसके डिस्ट्रीब्यूशन में कहीं कोई कमी, रेखाओं में, कंपोजिशन में कोई कमी नहीं दिखाई देगी। वो जितने भी उसके एस्पेक्ट हैं वो अपने आप में सब परफेक्ट होंगे। तो सर हम रेखाओं पे फिर से आए। तो आपने एक बार बताया था कि एक रेखा होती है डल, उसमें कोई जान नहीं होती है। हाँ। और एक रेखा होती है उसमें बहुत स्ट्रेंथ होती है। हाँ, जो एक ही स्ट्रोक में खींची जाती है तो उसमें एक पावर होगी, उसमें एक पावर होगी। तो जैसे मैंने जिक्र किया एम एफ हुसैन का, तो उन्होंने एक सीरीज बनाई थी रामायण के ऊपर। तो वो कैनवास साथ में लिए हुए थे, उनको रामायण के प्रसंग सुना रहे थे और वो उन्हीं प्रसंगों को लेकर जो है वो चित्र बना रहे थे। तो इससे मैंने धर्मयुग में उनके जीवन के बारे में आया था। तो उसमें इंद्रधनुष, वो शिव धनुष जिस समय भंग हुआ था तो वो प्रसंग चल रहा था। तो उन्होंने उसको जो चित्रांकन किया था, उन्होंने एक केवल सिंपल धनुष बनाया था और उसको खंडित बनाया था। और खंडित में फिर उन्होंने जो ध्वनि थी, वो जो ध्वनि उत्पन्न हुई थी, उस ध्वनि को दिखाने के लिए उन्होंने जहां पे टूटा हुआ था वहां से कुछ उन्होंने इतने फोर्सफुल स्ट्रोक लगाए थे, ऐसे 3-4 स्ट्रोक ऊपर, बीच में खंडित और 3-4 स्ट्रोक नीचे। तो उन लाइनों में इतना फोर्स था कि उसको देख के ऐसा लग रहा है कि जैसे विस्फोट हुआ है भी कोई। उन लाइनों में इतनी पावर थी। तो ये उसके वर्षों की मेहनत थी। तो ज्यादातर उसने अपने जो पेंटिंग का वो सब्जेक्ट लिया है, हॉर्स के ऊपर ज्यादा काम किया उसने। तो अगर आप उनके उसके जो बनाई हुई पेंटिंग है में हॉर्स को देखेंगे तो उनमें एक मूवमेंट है, एक गति है। लग रहा है कि कोई शक्तिवान चीज जो है वो बड़ी फोर्स के साथ, तेजी के साथ भाग रही है। ये उसकी लाइन के फोर्स का कमाल है। अब जैसे कहीं हमें माना युद्ध काल का दृश्य बनाना है, महाभारत का कोई प्रसंग लेके हम युद्ध क्षेत्र को दिखाना चाह रहे हैं, उसमें अगर नीले रंग का प्रयोग कर देंगे, हरे रंग का प्रयोग कर देंगे तो महाभारत लगेगा ही नहीं, महाभारत की जैसी फीलिंग ही नहीं आएगी। उसमें हमें जो रेड कलर है, वार्म कलर जिनको हम बोलते हैं, उनका प्रयोग करना पड़ेगा, येलो का प्रयोग करना पड़ेगा,
ब्राउन का करना पड़ेगा, ब्लैक का करना पड़ेगा, रेड का करना पड़ेगा। ये जितने भी गर्म वाले कलर हैं इनका प्रयोग करेंगे तब लगेगा कि ये कहीं युद्ध की तैयारी युद्ध हो रहा है, हो ठीक। रही है। कलर रंगों का चयन भी हमको सब्जेक्ट के हिसाब से ही करना पड़ेगा। जैसे अब हम यहाँ से शुरू करते हैं, ये हमारा रियलिस्टिक आर्ट हो गया। अब रियलिस्टिक आर्ट से हम थोड़ा सा बढ़ते हैं एब्स्ट्रैक्ट की ओर, सेमी एब्स्ट्रैक्ट की ओर आ जाते हैं जी। अब ये जो है ये भी हमने लैंडस्केप बनाया है, तो ये गांव का बनाया है, ये शहर का बनाया है। लेकिन इसमें जो है जैसे घरों का आकार इसमें बिल्कुल स्पष्ट है, तो ये लग तो रहा है घर है, लेकिन इसको हमने क्या काम किया, थोड़ा इनका आकार जो है ब्रेक कर दिया। किसी एक घर को डिटेल नहीं बनाया हमने, घरों का एक समूह लेकर के इसमें एक एक घर का अपना इंडिविजुअल अट्रैक्शन है, लेकिन इनको हमने एक दूसरे पे डिपेंड करके और मिला करके टोटल कंपोजिशन हमने बनाया था। अब हमने इसके जितने कॉर्नर हैं इनको डल किया है और इनको डार्क किया है। डार्क करने से क्या होगा कि हम तुम्हारी आई साइड जो देखने वाली, इसको हम कहाँ ले गए, ये जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, डिस्टेंस हमने इसमें भी दिया है। एक मकान हमने दूर यहाँ भी दिखाया है, तो दूर का मकान है उसकी डिटेल साफ नहीं है, कलर उतने ब्राइट नहीं है। जितना मकान नजदीक है उसके डिटेल्स ब्राइट होती चली जाएंगी, स्पष्ट हो जाएंगी। जितनी चीज दूर जाएगी वो धीमी होती चली जाएगी, डल होती चली जाएगी और फेडेड होती चली जाएगी। इनमें हर चीज देखो ब्राइट है। अब ये सेमी एब्स्ट्रैक्ट में आ गया। अब जैसे घोड़ा हमने इसमें दो तीन चीजों का हमने मिला दिया, ये घर का बना दिया हमने दरवाजा, ये हमने उसका प्रतीक बना दिया, करप्शन का प्रतीक बना दिया, और ये हमने एक लेडी दिखाई, तो इसको हमने थोड़ा रियलिस्टिक और थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट में कन्वर्ट कर दिया। कि आजकल जो मतलब लोगों की पैसा कमाने की हवस है वो किन चीजों के पीछे आ रही है, शक्ति प्राप्त करना, सत्ता प्राप्त करना, और सत्ता से क्या प्राप्त करना, पैसा प्राप्त करना, अय्याशी करना, और समाज में जो है विकृति फैलाना। महिला प्रताड़ित कौन होते हैं हमारे समाज में, हमेशा महिला जो है वो प्रताड़ित होती है। तो ये भ्रष्टाचार के ऊपर, करप्शन के ऊपर हमने ये बनाया, तो ये सेमी एब्स्ट्रैक्ट में आ गया। अब इसको पूरा एब्स्ट्रैक्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमने एक ह्यूमन फिगर थी, उसको हमने जब टुकड़ों में बांटा तो हमने एक सिंबॉलिक रूप में ह्यूमन को ले आए। अब इसमें एक फीलिंग आ रही है, एक उदासी की फीलिंग आ रही है। ये जो आई साइड है ये एक फीलिंग को शो कर रही है कि किसी चीज का बहुत गहरा सदमा है। अब देखिए व्हाइट हमने यहाँ लिया, फिर उसको यहाँ लिया, फिर उसको यहाँ लिया और यहाँ लिया, कलर का डिस्ट्रीब्यूशन किया, थोड़ा यहाँ लिया, फिर यहाँ ब्राइट किया, थोड़ा बीच में दिया, थोड़ा यहाँ लाया, थोड़ा आगे बढ़ाया, यहाँ लाके हैवी कर दिया इसको। तो ये कलर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये पेंटिंग में बहुत काउंट करता है। अमेजिंग। कंपोजिशन आपने किस हिसाब से किया। अब हमने इसको लंबे में कंपोजिशन किया, ये उसके घर का टुकड़ा बना दिया, समाज समझ लो, घर समझ लो, और ये हमने उसको आगे इसका ये दो का चेहरा दे दिया हमने कि कोई भी मतलब उसमें जाकर के सुखी नहीं है, चिंताएं हैं, परेशानियां हैं, संवेदना है, ये सारी चीज जो है ये एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में आ गई है। अब इसमें देखो हमने जो सबसे लाइट कलर हमारा कौन सा, व्हाइट, इसको हमने मैक्सिमम स्पेस दिया है। रेड और ब्लैक को बैलेंस करने के लिए येलो दिया, केवल बैलेंस करने के लिए। यहाँ पे रेड को इसको बैलेंस करने के लिए ये दिया, और सबसे जो हमारा डार्क कलर है ब्लैक, हाँ जी, इसको हमने कम स्पेस दिया और आउटर में दिया। अब यहाँ हमने ग्रीन यूज किया, अब ये ग्रीन केवल यहाँ होता तो खटकता, इसको बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ दिया ग्रीन, या इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ दिया। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। किस कलर को कितना वेटेज देना है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये सब चीजें जब हम बेसिक फंडामेंटल से काम स्टार्ट करते हैं आर्ट में, तो ये चीजें धीरे धीरे हमारी प्रैक्टिस में आती चली जाती है। फिर उसके बाद हमको ज्यादा सोचना नहीं पड़ता, फिर ऑटोमेटिकली हाथ जो है अपने आप उस हिसाब से काम करना शुरू कर देता। जब आप लखनऊ में थे, आर्ट को स्टडी कर रहे थे, हाँ, और आपके टीचर आ गए, उन्होंने कुछ पेंट से कुछ किया था, तो वुड यू लाइक टू टेल अस अबाउट दैट? पहली दफे हम वो कर रहे थे, ऑयल कैनवस पे ऑयल पेंटिंग से काम करना था। तो बिस्सी जी ने कैनवस मंगाई और स्वभाव से बड़े हार्ड थे, बिल्कुल बहुत स्ट्रिक्ट थे। तो हम लोगों को वाटर कलर की आदत पड़ी हुई थी, तो वो वाटर कलर मेड इन जापान जो गिटार कलर आता था 5 रुपए का आता था। हाँ, तो हम लोगों के लिए बहुत बड़ी कॉस्ट थी वो। हाँ, तो उसको थोड़ा थोड़ा करके निकालते थे, और जब वो खत्म हो जाता था फिर इतना ही निकालना। अब ट्यूब कलर आती थी, बड़ी बड़ी महंगी बहुत आती थी,
और कैनवस भी महंगा आता था। तो मेरे दिमाग में था कि भाई मैं कश्मीर की मैंने देखी थी किसी के घर में देखी थी, तो वो फिगर मेरे दिमाग में थी। तो मैंने वही छोटे छोटे ब्रश लिए, 2 नंबर 3 नंबर का, थोड़ा थोड़ा ट्यूब कलर जैसे वाटर में निकालते थे वो मैंने निकाला, और मैं थोड़ा मिला करके फिर धीरे धीरे एक किनारे से आसमान बनाना शुरू कर रहा था। तब तक वो राउंड पे आए, आकर के मेरे पास खड़े हुए, क्या बना रहा है? मैंने कहा साहब ऐसे ऐसे एक वो पहाड़ है और कश्मीर का बना रहा हूँ, ये झील है, झील में एक बोट है, बोट तैर रही है। बोले साला पहाड़ियों की नाक कटाएगा, चल उधर हट, उधर हट। मैं साइड में हो गया। मुझसे कहा इतने नंबर का ब्रश दे, 7 नंबर का ब्रश दे, 8 नंबर का ब्रश दे। मैंने ब्रश दिया और लकड़ी की कलर पैलेट होती है ऑयल के लिए, उन्होंने ट्यूब पकड़ी और एक बार में आधी ट्यूब पिचका दी। और मेरा तो बिल्कुल ट्यूब का पिचके मेरा तो कलेजा निकल गया। मैंने कहा तो आधी ट्यूब तो आज ही हो गई, अब परसों फिर खत्म हो जाएगा, फिर इतनी महंगी ट्यूब कैसे लानी है। उन्होंने मुश्किल से 3-4 ट्यूबों के कलर निकाले और फ्लैट ब्रश लिए चौड़े, और उसके बाद उन्होंने मिक्सअप किया पैलेट पे और 2-3 स्ट्रोक स्काई के मारे, फिर 2-3 स्ट्राइक उन्होंने वो हिल्स बनाई, पहाड़, फिर 2-3 स्ट्रोक लगाए, नाव के बोट बनाई, फिर उसकी लहर के मारे 2-3 स्ट्रोक, मतलब सारे मेरे ख्याल से 7 या 8 मिनट उनको टोटल लगे होंगे। अब वो सारा उन्होंने स्ट्रोक्स में किया सारा काम। अब हमको आदत थी फिनिशिंग की। अब मेरा तो मूड ऑफ इतना हो गया, मैंने कहा कैनवस भी बेकार गया, सारे तो कलर खत्म कर दिए, पूरे महीने भर चलते थे, एक ही दिन में खत्म कर दिया। हमारा कहता तब कहते आर्टिस्ट है ये, बहुत बड़े आर्टिस्ट है ये। मैं सीधा उठाकर कैंटीन जाने लगा। अचानक गेट पे जाके मैं रुका, रुक करके फिर मैंने पीछे मुड़ के देखा। जब पीछे मुड़ के मैंने देखा तो वहां से जब वो स्ट्रोक क्लियर हुए तो पीछे पहाड़ बना हुआ ग्रीन कलर का, नीचे उसकी शैडो पड़ रही झील में, और उसमें एक शिकारा तैर रहा, और उसके चलने से जो लहर पैदा हो रही है वो लहर वगैरह सब क्लियर दिखाई दे रहा है स्ट्रोक्स में। तो मैं बिल्कुल ठगा सा खड़ा रह गया वहां गेट के ऊपर। तब मेरी समझ में आया कि फिनिशिंग और स्ट्रोक वर्क में होता क्या है। जब आप सामने स्ट्रोक में आओगे तो आपको बिल्कुल क्लियर नहीं होगा, हौच पौच सा लगेगा, क्या मार दिया, इधर कलर डाल दिया, इधर डाल दिया, इधर डाल दिया। लेकिन स्ट्रोक्स के जो होता है उस चीज को दूर से देखने में वो चीज तब उभर करके क्लियर आ जाती है। अब जैसे ये वाली पेंटिंग है, अब इसमें ये है, इसमें डिटेल वर्क किया गया है, तो हर चीज में बहुत मतलब काफी देर तक उसमें काम किया गया है, शेड लाने के लिए, उसको लाने के लिए, इसको उभार करने के लिए, इसमें कितने किस्म का शेड देना है पेड़ों में, तो इसमें बहुत ज्यादा काम किया गया है। और अगर स्ट्रोक में करते तो बोल्ड स्ट्रोक में ये काम जो है 2 दिन में हो जाता। जब आप कॉलेज में थे एंड जब आपने टीचिंग करना शुरू की, तो जो महान कवियों की कविताएं हैं आपने उसको कह सकते हैं कि एक चित्रण रूप देना शुरू किया। हाँ, उसके बारे में कुछ बताइए सर। ऐसा है कि पढ़ने का शौक तो मुझे शुरू से ही था और साहित्य से थोड़ा लगाव भी था, तो कुछ साहित्य और कविताओं को मिला करके मैंने सोचा कि चित्र और कविता को एक आकार दिया जाए कविता को। कि बहुत समय कई आदमी ऐसे होते हैं कि कविता का भाव समझ में नहीं आता, कहना क्या चाह रहा है, तो अगर उससे रिलेटेड चित्र हम बना देंगे तो जो बात आम आदमी को, एक मतलब साधारण से आदमी को शब्द नहीं कह पा रहा है, वो चित्र उसको एक्सप्लेन कर देगा। तो जो मैगजीन आती थी उसमें जो कलर्ड पेपर आते थे, विज्ञापन के हों या कहानी के, किसी भी चीज के, उनका हमने कलेक्शन किया और फिर देखा कि मेरी कविता से रिलेटेड कौन कौन से चित्र इसमें काम आएंगे, तो उनको फिर कटिंग एंड टीयरिंग करके हमने पेस्ट किया, तो वो चित्र भी बन गया और उसके साथ में कविता भी लिख दी। एक ये वाली कविता है सर, सियासत किस हुनरमंदी से सच्चाई छुपाती है। हाँ, इस पर भी आपने बनाया था एक कविता पोस्टर। ये मुझे बड़ा अपील की थी लाइन है जी, कि सियासत किस हुनरमंदी से सच्चाई छुपाती है, सियासत किस हुनरमंदी से सच्चाई छुपाती है, कि जैसे दर्द सीने में सहनाई छुपाती है। ये बेटी चाहती है कुछ दिन और माँ को खुश रखना, इसीलिए कपड़ों में अपनी लंबाई छुपाती है। माँ को विश्वास दिलाती कि बड़ी नहीं हो तो बेकार चिंता कर रही, देख अभी तो फ्रॉक यहाँ तक आ रही, घुटना तक, मैं तो छोटी हूँ अभी। मुनव्वर राणा की कविता है। तो मैंने चित्र में भी क्या काम किया है, पीपल के पत्ते लिए हैं, एक कोमल पत्ता लिया है, फिर एक बीज का पत्ता लिया है, जब वो कोमल होते होते पूर्ण अवस्था में, यौवन की अवस्था में आ गया,
तो वो पत्तों से मैंने उसकी उम्र को शो किया है। फिर एक मैंने उसके बड़ी होने का भी एक स्वरूप दिया, शादी होगी, वो मैंने एक स्कल्पचर पीस से उसको डिफाइन किया मैंने। उसकी बढ़ती उम्र को मैंने युवावस्था को डिफाइन किया। और उधर माँ जो है बर्तन मांज रही है, परिवार का काम कर रही है, लेकिन चिंता उसके दिमाग में बेटी की घूम रही है। तो ये मैंने 3 चित्रों को मिला करके उसको एक कविता का मैंने पोस्टर का स्वरूप दिया उसमें। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद।